कक्षा 7 इतिहास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, इतिहासकार और उनके स्रोत। इससे पहले हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा। मानचित्र की जानकारी किस प्रकार से मानचित्रकारों के काम आती है, किस तरह से पुराने अभिलेख, शिलालेख, पुरानी जानकारियों और लेखों का इस्तेमाल करके मानचित्र बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ उनका अर्थ बदल जाता है, उनका उपयोग बदल जाता है, जिसमें हमने हिंदुस्तान शब्द का उदाहरण देखा था और विदेशी शब्द का उदाहरण देखा था। तो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी यानी कि साल को दिखाता है। ये 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कक्षा 6 में आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। ये लगभग 700 से पहले की बात है। अब 700 के आगे और 1750 तक लगभग 1000 वर्ष का इतिहास हम पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए, इस काल यानी 700 से 750 1750 के बीच वाला काल जो है, काल यानी कि जो पीरियड होता है, जो समय होता है, इन सालों के बीच का जो 1000 वर्ष का समय है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। यानी कि कुछ चीजें जो 700 ईस्वी से पहले, जैसे गुप्त वंश में, हर्षवर्धन में, अशोक के समय यानी मौर्य वंश में जैसी चल रही थी, वैसी ही आज भी चल रही है, लेकिन कुछ में परिवर्तन आया भी है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जैसा कि शिलालेख पहले भी दिखाया गया था, और सिक्के, स्थापत्य, सिक्के जैसे कि हम अभी आधुनिक सिक्के की भी बात करें तो उस सिक्के पर वो जिस साल या जिस वर्ष में वो बना होता है, उस साल का नाम भी लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है, उस पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो 4 शेर वाला सारनाथ का स्तंभ है वो भी होता है। तो उन सिक्कों से भी काफी जानकारी मिलती है। तो जब पुराना समय था इतिहास का, मध्यकाल था या प्राचीन काल था, उस समय जो राजा महाराजा अपने क्षेत्र के लिए सिक्के जारी करते थे, उस सिक्कों से भी काफी जानकारी मिलती है, जिसमें कई बार शासकों के नाम, वहां के क्षेत्र की जानकारी वगैरह, और जो जहां पर वो सिक्का बना है उस टकसाल का नाम तक उस पर उत्कीर्ण होता था। तो ये सारी चीजें जैसे सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री, इन पर जो है मध्य युग का इतिहास काफी कुछ निर्भर करता है। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने समय से अभी भी सेम चली आ रही हैं, कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा है जो भिन्न भी हो चुका है। इसी के कारण प्राचीन इतिहास से मध्य इतिहास को अलग किया गया है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। यानी कि पहले जो था, हमने प्राचीन इतिहास में जैसा कि पढ़ा था मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन के बारे में, तब हमें जानकारी केवल अभिलेखों, शिलालेखों से ही प्राप्त होती थी, लेकिन लिखित सामग्री उस समय नहीं थी। कुछ मुद्राएं होती थी, कुछ मूर्तियां होती थी, उनसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन मध्य युग की बात करें 700 से 1750 ईस्वी की, तो इसमें लिखित सामग्री यानी कि लिखे हुए जो लेख वगैरह थे, उसकी संख्या और विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के सामग्री को हम आश्चर्यजनक रूप से इनकी संख्या बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, क्योंकि जब लिखित सामग्री हो जाती है तो दूसरी चीजों का महत्व इतना नहीं होता है, क्योंकि लिखित सामग्री में अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों वगैरह से उनकी तुलना में काफी ज्यादा जानकारी कागजों पर उत्कीर्ण होती है। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कक्षा 6 में कि वहां पर जब कोई लिखित काम होता था
तो वो पांडुलिपियों के रूप में होता था, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहा जाता है। और वो ताड़ वृक्ष या भोज वृक्ष के जो है उसकी छाल पर लिखा जाता था। जैसा कि ये एक पांडुलिपि का चित्र है, ये कागज पर नहीं लिखी गई है, ये एक ताड़ वृक्ष के की छाल पर लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन ये काफी समय नहीं दिख सकती थी और नष्ट हो जाती थी, इसलिए इनका उपयोग फिर कम होने लगा और मध्य युग में आते आते कागज का उपयोग बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि मध्य युग में लिखित सामग्री ज्यादा मिली? इसका कारण है कि इस दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, धर्म ग्रंथ अर्थात जैसे हमारे वेद होते हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, शासकों के वृत्तांत, शासक यानी कि राजा महाराजा जो उस क्षेत्र, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था कि एक क्षेत्र जो कि एक विशेष राजा के अधिकार में आता है उसे सल्तनत कहा जाता था या उसे राज्य कहा जाता था। तो उस राज्य का जो शासक, राजा या महाराजा होता था, वो भी अपनी पूरी जीवन गाथा लिखते थे या लिखवाते थे। संतों के लेखन ये आज भी चलता है, कई सारी जो है पत्र पत्रिकाएं हमको हमें मिलती है, विभिन्न संत उन्हें पब्लिश करते हैं। तथा उपदेश उन्हीं के, जैसे कि महात्मा बुद्ध के, महावीर स्वामी के उपदेश मिलते हैं। अर्जियां यानी कि प्रार्थनाएं, जैसे कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती हैं। अदालतों के दस्तावेज यानी कि किसी को किस प्रकार का दंड मिला है, कितनी सजा मिली है, किस कारण से उसे सजा दी गई है, किस कारण उस पर जुर्माना लगाया गया है, आदि सभी चीजें आज भी अदालतों या न्यायालयों या कोर्ट में आज भी इन दस्तावेजों को सहेज कर रखा जाता है रिकॉर्ड के रूप में। हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका? कागजों का। धनी व्यक्ति यानी अमीर, शासक जन यानी कि वही राजा महाराजा जो भी वहां पर जिनका अधिकार होता था, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। ठीक है, यानी ये जो धनी व्यक्ति और शासक जन है, मठ तथा मंदिर, ये लोग क्योंकि इन्हीं के पास पैसा होता था और इन्हीं के पास उतना समय होता था कि वो इनका उपयोग करें। तो मठ तथा मंदिर क्योंकि ये धार्मिक संस्थान है, इसलिए ये पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है अभिलेखागार, इसके बारे में जान लेते हैं। अभिलेखागार होता क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों यानी हमारे राष्ट्रीय यानी भारत में दिल्ली में भी ऐसा संग्रहालय या अभिलेखागार बना हुआ है और हर राज्य सरकार भी अपने यहाँ एक अभिलेखागार या कई सारे अभिलेखागार सुविधा अनुसार बना के रखती है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश का अभिलेखागार भोपाल में स्थित है, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों अर्थात वही इंफॉर्मेशन या जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये होता है अभिलेखागार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, वो देख लेते हैं हम। कागज का मूल्य, इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी, सदी मतलब होता है 100 सालों का एक समूह, 100 साल को एक सदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। प्रतिलिपि यानी कि आप यहाँ पर एक नॉर्मल फोटोकॉपी समझ सकते हो इस चीज को, कि एक पुस्तक की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ी। लेकिन उस समय फोटोकॉपी मशीन्स तो हुआ नहीं करती थी, कार्बन भी नहीं हुआ करता था, उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि कागज कितना कम था और कागज कितनी मतलब कितनी मुश्किल से उपलब्ध होता था। जो कि आप जैसे आज होता है कि आप पिछले वर्ष की जो कॉपी होती है या पुस्तक होती है उसका आप यूज रफ कार्य के लिए कर लेते हैं, लेकिन उस समय इतनी कागज की कमी थी कि उसे नई पांडुलिपि बनाने के लिए पुरानी पांडुलिपि को धोना पड़ा और उसी में उसकी फोटोकॉपी की, यानी कि उसकी नकल की। दूसरा है, एक सदी बाद
अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर दे देता है। यानी 1 सदी बाद, यानी कि 14वीं सदी की बात हो रही है। तो उस समय, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कागज कितनी आसानी से मिल जाता है और कोई भी खाद्य वस्तु, आप कोई भी नाश्ता कुछ भी लो, आपको कागज में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में इतनी कमी थी कि उस विद्वान को पुरानी पांडुलिपि को धोना पड़ा और पुरानी एक पुस्तक की प्रतिलिपि उसने उस पर तैयार की। और दूसरे में लिखा गया है कि दुकानदार किसी खाद्य पदार्थ को भी उसमें लपेटकर, कागज में लपेटकर दे देता था। तो आप स्पष्ट तौर पे बोल सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में कागज अधिक महंगा था और 14वीं शताब्दी में उसकी तुलना में सस्ता था, लेकिन आज काफी ज्यादा सस्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया अभिलेखागार क्या होता है। ठीक है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, छापे खाने मतलब वही, या तो प्रिंटिंग प्रेस या फोटोकॉपी मशीन वगैरह तो उस समय थी नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस यानी कि लिखने वाले, ठीक है, लिपिक या नकल नवीस हाथ से लिखने वालों को कहा जाता है। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। ठीक है, तो आपने किसी दिन स्कूल नहीं गए हो तो आपके मित्र, आपके फ्रेंड से आप कॉपी लेते हो जिसमें से आप उतारने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसी चीज हो जाती है। देखें आगे उसके बारे में क्या लिखा है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो कई बार उसके अक्षर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपको क्या है कि अंदाजा लगाना पड़ता है कि उसने क्या लिखा होगा। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन तो जब आप अपने मित्र की कॉपी से नकल करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। ठीक है ना, कि उसकी कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपको अंदाजे से उस शब्दों को लिखना होता है। वैसा ही पुराने समय में भी होता था। पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा पहले भी होता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, क्योंकि एक जैसी तो बन नहीं सकती थी क्योंकि उस समय छापे खाने थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, तो हमेशा थोड़ा 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 परिवर्तन करते करते एक नई पांडुलिपि ही तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ यही लिखा है कि सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी उसका तो हमें पता नहीं, क्योंकि उसके बाद कई सारी पांडुलिपियां, फिर उनकी फोटोकॉपी, फिर उनकी फोटोकॉपी, मतलब वो नए नए और थोड़ा बहुत परिवर्तन करते गए लिखने वाले, और नई नई पांडुलिपियां। तो जो हमको लेटेस्ट में एकदम नई पांडुलिपि मिलती है वही हमारे पास है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रारंभिक रूप से जो मूल पांडुलिपि जो शुरू में लिखी गई थी उसमें क्या लिखा था और किस प्रकार लिखा था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, यानी कि सबसे स्टार्ट में जो लेखक ने क्या लिखा था, बाद वालों ने तो केवल उसकी फोटोकॉपी की, उसको उतारा, नकल की है उसकी। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो जितने भी लोगों ने बाद में नकल की है सभी नकल को इतिहासकार को पढ़ना पड़ता है, ताकि वो ये समझ पाए कि मूल रूप से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे, मतलब अपनी इच्छा से भी संशोधन कर दिया, चाहे वो चीज हुई हो या ना हुई हो, हमें उसके बारे में कोई ठोस पता नहीं है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, यह नाम आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत क्या होता है, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उस सभी जानकारियों का एक लेख बनाना, उसे कहते हैं वृत्तांत। यानी कि तो जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार 1356 में यानी 14वीं सदी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में लिखा था उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत। दोनों में अंतर है, ठीक है। 2 सालों में उन्होंने 2 बार अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, लेकिन उन 2 सालों में भी काफी अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है कि 2 सालों में 2 बार उन्होंने अपना वृत्तांत यानी उन्होंने जो देखा भारत में, जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति, उसके बारे में उन्होंने 2 बार लिखा, 1356 और 1358। उन 2 वर्षों में भी इतना परिवर्तन था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वाले लेख के बारे में तो जानकारी नहीं थी, केवल दूसरे वाले लेख को ही वो प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये बताया गया है कि समय के साथ काफी ज्यादा परिवर्तन आता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये भाषा, ठीक है। तो चित्र क्रमांक 2, इसमें कुछ लिखावट की शैलियां बताई गई है, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। और ये वाला जो बड़ा डायग्राम है, ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। हमको पढ़ के देखना भी नहीं है। नस्तलिक लिपि, ठीक है, ये नाम याद रखना, बाईं ओर वाली, यानी ये जो बड़ा डायग्राम है, ये नस्तलिक लिपि के बारे में बात हो रही है। इसमें ये बाईं ओर, ये इसके बारे में बात हो रही है, जो छोटा डायग्राम है, ठीक है, ये वाला। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, ठीक है। दिख ही रहा है, उसमें वर्ड्स जुड़े हुए हैं और काफी सिस्टमेटिक दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, ठीक है, जो जानकार है वही पढ़ेंगे इसे। फिर है शिक्त लिपि, शिक्षित लिपि बोल सकते हैं, ये जो दाईं ओर देखो, काफी ज्यादा मतलब बेढंग से लिखी गई है, तो इसके बारे में यही लिखा है कि शिक्त लिपि जो दाईं ओर है अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है, ठीक है। तो ये इस चित्र के बारे में बताया गया था कि एक शिक्त लिपि है और एक नस्तलिक लिपि है। नस्तलिक लिपि काफी व्यवस्थित तौर पर लिखी गई है, आप फिर से उस चित्र को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों अर्थात बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये जो 700 साल के बाद में हम जो बात कर रहे हैं, 700 और 1750, इनसे पहले की बात करें तो सिंचाई यानी कि जो हम पानी देते हैं फसलों को, उसके लिए रहट का उपयोग होता था। जैसे कि आज हमारे पास कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तालाबों से सिंचाई होती है, हमारे पास जनरेटर है, विद्युत मोटर है, पाइपलाइन है, लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये एक परिवर्तन आया था कि ये टेक्नोलॉजी मध्य युग में आई, रहट, ठीक है। रहट क्या होता है, ये आपको नीचे डायग्राम भी दिखाया गया है। ये होता है रहट इंस्ट्रूमेंट, और ये इस तरह से राउंड राउंड में घूमता है और इस पर बाल्टियां लगी होती हैं, ठीक है। इसको आप आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हैं, इसका वीडियो रहट का, कि रहट का मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। और आजकल तो काफी आधुनिक, ये मध्य युग की बात हो रही है कि मध्य युग में सिंचाई में रहट, कताई यानी कि कपड़े बनाने के लिए चरखे, और युद्ध में बारूद वाले हथियार यानी कि तोप, बम के गोले, बंदूक वगैरह का इस्तेमाल इसी में शुरू हुआ था। इससे पहले जब हम प्राचीन इतिहास की बात करें, जिसके हम मौर्य और गुप्त वंश, हर्षवर्धन की बात करें, तो उस समय केवल तलवार, भाले और तीर धनुष आदि जैसे हथियार यूज किए जाते थे।
लेकिन ये मध्य युग में जो है आग्नेय अस्त्र यानी अग्नि यानी कि आग वाले जो है शस्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का उपयोग प्रारंभ हुआ। इस उपमहाद्वीप शुरू में ही बताया गया है कि भारत अपने बड़े आकार के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि खाने पीने की भी चीजें जो है परिवर्तित हुई, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। जैसे कि आलू, मक्का, इनकी शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने हमारे देश में की। ये पहले से हमारे यहाँ नहीं उगाए जाते थे। ठीक है। चाय और कॉफी ये अंग्रेजों की देन है। ये आए तभी यहाँ पर ये इन्हें उगाना और इनका उपयोग शुरू किया गया। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां अर्थात टेक्नोलॉजीज और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक है। तो केवल ये चीजें बाहर के लोग जो हमारे यहाँ आए, जैसे कि समुद्री यात्री हो गए या फिर कोई धर्म प्रचारक हो गए, तो वे केवल ये नई टेक्नोलॉजी या नई फसलें लेकर नहीं आए थे, नए विचार भी थे, इनके यहाँ की जानकारियां भी लेकर आए थे। ये परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक अर्थात कारखाने, पैसे, रुपए से संबंधित, राजनीतिक जैसे राजा महाराजा सेनापति उनकी जो पूरी व्यवस्था होती थी, और सामाजिक जैसे कि जाति प्रथा क्या होती है, लोग कैसे काम करेंगे, एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, और सांस्कृतिक जैसे कि नाच गाने खान पान में परिवर्तनों का काल भी रहा। तो ये जो मध्य युग है 700 से 1750 ईस्वी के बीच का, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ठीक है। तो इसके आगे चैप्टर 5, 6, 7 में इसके बारे में और डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने देख लिया कि कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, बाहर वाले हमारे देश में आए, और कैसे कैसे जैसे आलू, मक्का, चाय, कॉफी जैसी नई फसलें आई हमारे यहाँ, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ये रहट का उपयोग सिंचाई में होने लगा, चरखे का उपयोग होने लगा। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। यानी कि अवसर की तलाश यानी कि रोजगार की तलाश हो सकती है, या व्यापार करने के लिए लोग झुंड की झुंड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ काफी जनसंख्या थी, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब भूमि अच्छी थी, यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, तो अच्छे से खेती हो सकती थी। यानी कि यहाँ की संपदा यानी कि यहाँ पर जो भी खनिज वगैरह, सोना, चांदी, लोहा सब कुछ होता था, और यहाँ पर इतनी जनसंख्या थी कि यहाँ पर एक अच्छा बाजार भी विकसित हो सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर लोग इसलिए आकर्षित हुए यहाँ आने के लिए। इस काल में जिन समुदाय यानी लोगों का समूह महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, हम 7वीं से 1750 के बीच में बात कर रहे हैं, तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी कि कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि राजपूत उन्हें कहते थे जो सेना में या सैनिक के रूप में जो युद्ध में लड़ने का काम करते थे, ये अच्छे तलवारबाज होते थे, उन्हें राजपूत कहा जाता था। बाद में ये जो सैनिक होते थे, इन्हीं का एक समूह एक जाति के रूप में बदल गया, जिसे आज हम राजपूत कहते हैं। कवि और चारण, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, कवि और चारण। ठीक है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता अर्थात जो राजपूतों के नियम वगैरह थे, जिनके आधार पर ही ये अपना शासन करते थे, जो युद्धों की रणनीति बनाते थे, उसे कहते हैं आचार संहिता। आपने चुनाव की या निर्वाचन की आचार संहिता के बारे में सुना होगा, वैसे ही राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम अर्थात वो जितनी शौर्य से, जितनी क्षमता से वो लड़ते थे, और स्वामी भक्ति अर्थात जिनके अधीन ये होते थे, उनकी भक्ति यानी उनके मत में अपना मत देना, उनकी बातें मानना, उनका गुणगान करते थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान कौन करता था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कवि
और चारण। ठीक है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। ठीक है, तो कवि और चारण जो ऐसे लोग थे जो राजपूतों का गुणगान करते थे, लेकिन कुछ लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति थी, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। इन लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से महत्व के लिए लाभ उठाया और इन्होंने ऐसे काम किए ताकि इनको राजनीतिक दृष्टि से अच्छे स्थानों की प्राप्ति हो, जैसे कोई मंत्री बन जाए, सेनापति बनने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगलों की कटाई, जैसा कि हमने देखा कि जब विदेशी यात्री या विदेशी व्यापारी हमारे देश में आए, तो यहाँ की जो संसाधन थे और लोगों की जो जनसंख्या है वो देखकर यहाँ पर नई नई फसलों की खेती शुरू हुई, जैसे कि आलू, मक्का, चाय, कॉफी। ठीक है, तो अब इतनी नई नई फसलों की खेती के लिए जंगलों की कटाई जरूरी थी, क्योंकि उसी जगह पर फिर खेती हो सकती थी। ठीक, तो जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। यानी पूरे भारतवर्ष में अच्छे जंगल हुआ करते थे, काफी ज्यादा मात्रा में जंगल थे, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे कि हमारा गंगा जमुना का जो मैदान है वहां पर, क्योंकि नदियां जो है पूरे वर्ष उनमें पानी होता है, तो सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है, तो वहां पर खेती का ज्यादा विकास हुआ, इसलिए वहां वृक्षों की भी ज्यादा कटाई हुई। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब ये पर्यावास क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। यानी कि पर्यावास वो क्षेत्र है जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि जो पर्यावरण है, हम जिससे घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है, और वहां की सामाजिक स्थिति, यानी हम आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदारों से, आपके आपके क्षेत्र के लोगों से जिस प्रकार से जुड़े हुए हो, और आर्थिक जीवन शैली, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आपके क्षेत्र में किस प्रकार का काम होता है, उन तीनों का समूह पर्यावास कहलाता है। तो ठीक है, पर्यावास में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर रहने वालों के पर्यावरण में भी परिवर्तन आया, क्योंकि वृक्ष कट चुके थे और खेती का प्रभाव बढ़ रहा था, और सामाजिक रूप से भी काफी परिवर्तन हुआ और आर्थिक जीवन शैली भी बदल गई, क्योंकि जो वनवासी थे, जो वनों में रहते थे, ये पूरी तरह से वनोत्पादों अर्थात जो जंगलों से इनको प्राप्त होता था, जैसे कि शहद, जड़ी बूटियां, गोंद, लाख आदि लकड़ी, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, तो उनसे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। लेकिन जैसे ही इनके पर्यावास में परिवर्तन हुआ, जंगलों की कटाई हुई, इनकी आर्थिक स्थिति भी बदल गई, इसीलिए इनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। तो अब जो कुछ वनवासी थे उन्हें अपना स्थान तो छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ थे जिन्होंने सोचा कि अब शायद कृषि में ही फायदा होगा, तो वे किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह, ठीक है, जो वनवासी थे वो अब कृषक बन गए, यानी किसान बन गए। ये जो नए समूह बने हैं, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। ठीक है, तो जटिल समाज या बड़ा समाज क्या होता है, समाज में हर तरह की व्यवस्था होती है। तो जैसे कि बाजार होता है जिसमें वस्तुओं का खरीदी जाती है, बेची जाती है। ठीक है, मुखियाओं जैसे कि सरपंच होते हैं, कहीं पर प्रधान बोला जाता है, पटेल होते हैं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। तो जितनी ज्यादा क्षेत्र बढ़ते हैं, जितने ज्यादा संगठन बढ़ते हैं, समाज उतना ज्यादा जटिल होता जाता है। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। तो बेगार का अर्थ यहाँ पर है बिना मजदूरी के काम करना। ठीक है, आज भी कई क्षेत्रों में हमारे देश में होता है, जो धनी, जो अमीर लोग होते हैं, वो बिल्कुल निम्न श्रेणी के या निचले वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्हें बिना श्रम दिए, यानी बिना पैसे दिए, बिना उनका पारिश्रमिक दिए उनसे काम करवाते हैं। तो ये मध्य युग में भी होता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे।
यानी कि कुछ किसान जो थे जो स्वैच्छिक रूप से कृषि करते थे, और कुछ जो वनवासी हमने देखा कि वन में अब उनका तो वन वगैरह तो उजड़ चुके हैं, जंगलों की कटाई हो गई है, तो उसके बाद वो मजबूरन खेती करने लगे। तो उनको क्या हुआ कि समाज का अंग बनना पड़ा, फिर उन्हें कर भी चुकाने पड़े, बेकार श्रम भी करना पड़ा बिना पैसे के। तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ किसान तो काफी ज्यादा अमीर हो गए और कुछ किसानों की हालत वही है, बिल्कुल गरीब। तो उनके सामाजिक अंतर भी उभरने लगे, क्योंकि उस समय जो थे धन से ही हैसियत पता चलती थी, चाहे उनका वर्ग किसान हो, लेकिन वो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी अलग थे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी यानी गाय, बैल, बकरी, भेड़, ठीक है, भैंस, इनको मवेशी बोला जाता है। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ, अब अच्छी उपजाऊ जमीन है, यानी आपकी सिंचाई की व्यवस्था है, आपके पास पानी अच्छा है, तो आपकी ज्यादा अच्छी खेती होगी, तो आप ज्यादा कमाओगे। तो आर्थिक अंतर ऐसे ही विकसित हुआ। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम भी कर लेते थे, यानी कि कुछ जो समय बचता था खेती के बाद भी, तो उसमें भी कुछ ऐसा काम जिसमें वो पारंगत होते थे, वो काम भी वे कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है, तो समाज में अंतर कैसे बढ़ा? धन के हिसाब से और समाज के हिसाब से। जो किसान के पास अच्छी जमीन थी, जो लोग मवेशी पालते थे, उनकी स्थिति सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी अच्छी थी। जबकि इसके विपरीत जो लोग थे, जिनके पास उपजाऊ जमीन की कमी थी, वो मवेशी भी नहीं पाल पाते थे, तो फिर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तो बाद में धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने इस हिसाब से अपनी जातियां और उपजातियां बना ली। ठीक है, जैसे व्यवसाय में जो लोग खेती करते थे उन्हें किसान कहा जाता है। अब चाहे वो किसान का पुत्र यदि खेती ना भी करे, तो भी उसे किसान की ही जाति या किसान की ही श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, ये दर्जे स्थायी नहीं थे, उस समय ये स्थायी नहीं थे, जैसा कि आज हो गया है। जैसे कि जिससे हम बाल कटवाते हैं उन्हें नाई या बार्बर बोलते हैं। अब उसकी जब अगली पीढ़ी आएगी, चाहे वो बाल काटने का काम करे या ना करे, लेकिन उसे उसी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उस समय ये दर्जे स्थायी नहीं थे। अगर आज आप खेती कर रहे हैं तो आपको किसान कहा जाएगा, लेकिन आप अगर खेती करना बंद कर दें और आप अगर वेदों का पाठ करें, यज्ञ वगैरह करवाएं, तो आपको ब्राह्मण का दर्जा मिल जाता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, कितना प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। ठीक है, वैसे ही ब्राह्मण और वो उदाहरण ऐसे ही। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियों का दर्जा बदलता रहता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। ठीक है, ये आज भी होता है। जो भी जातियां अपने सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाती हैं जो उन्हें उनके नियंत्रण के लिए जरूरी हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, हमारे देश में भी आजादी से पहले ये व्यवस्था थी। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। एक गांव में कई सारी जातियां हो सकती है, तो अलग अलग जातियों में भी अपनी व्यवस्था होती थी, लेकिन उस जाति के लोगों को अपनी जाति के जो नियम है उनका तो पालन करना पड़ता ही था। साथ ही साथ उस जिस गांव में रह रहे हैं वहां के भी गांव के भी कुछ सार्वजनिक नियम होते थे, उनका भी पालन उन्हें करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। हम हमारी पंचायत का इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि पंचायत भी एक तरह से उसमें मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो एक छोटी सी इकाई जरूर मान सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकीय अर्थात टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन-कौन से परिवर्तन आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? तो ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। जैसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में क्या परिवर्तन आज हुए हैं, हमारे गांव में क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि मोबाइल कुछ समय पहले केवल शहरों में था, लेकिन आज गांव के हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंच चुका है। ईमेल, इंटरनेट, सब कुछ वो उपयोग करने लगा है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से भी कई सारा परिवर्तन हुआ है।
सामाजिक रूप से गांव में काफी उन्नति हुई है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्षेत्र और साम्राज्य, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।